वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री सैम्पल पेपर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये फिगर दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट और इसमें आइडेंटिफाई गैस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गैस निकल रही है। देखिए यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक ग्रेनुल्स है, तो यहाँ पर एक गैस निकल रही है सोप बबल्स फिल्ड विथ गैस ए। सोप बबल्स है, तो अगर हम जिंक ग्रेनुल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, जिंक जेडियन को अगर H2SO4 में डालते हैं तो क्या बनता है, JnSO4 जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस निकलती है, H2। तो हम ये इसमें मतलब हाइड्रोजन गैस होगा। देखिए ऑप्शन इसमें बी सही है, बी हाइड्रोजन। बी करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। सेकंड क्वेश्चन है मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। मेटल्स को रिफाइन किया जाता है डिफरेंट मेथड का यूज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से कौन सा इसमें रिफाइन किया जाता है। चूँकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो तो हाईली रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से रिफाइन होते हैं, लेकिन लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है Au गोल्ड, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम तो मोस्ट रिएक्टिव है, तो इसमें जो गोल्ड है और कॉपर है, Au और Cu, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करके किया जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इस देखिए ऑप्शन ए में सही है, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, फर्स्ट एंड सेकेंड, Au और Cu। सेकेंड क्वेश्चन, a metal ribbon X burn in the oxygen with dazzling white flame। तो कौन सा मेटल है वो बताना है, यक्स मेटल, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होने पर डेजलिंग वाइट लाइट देता है। फॉर्मिंग ए वाइट आश वाई, और वाइट कलर का आश वाई बनाता है। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एक्स वाई क्या होगा, देखिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं तो वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि डेजलिंग वाइट लाइट के साथ जलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम किस में है, देखिए मैग्नीशियम है बी ऑप्शन में, मैग्नीशियम एक्स। और वाई, जब ये मैग्नीशियम को हम बर्न कराएंगे, Mg को बर्न कराते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है जो वाइट कलर का आश होता है। तो यहाँ X जो है Mg होगा और Y होगा MgO, और ये किस तरह का रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि Mg ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है while studying the saponification reaction what do you observe। saponification reaction means soap formation जब हम करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, when you mix an equal amount of colorless vegetable oil and 20% aqueous solution of NaOH। अगर हम वेजिटेबल ऑयल में 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH मिलाते हैं सोप बनाने के लिए, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए, कलर ऑफ मिक्सचर हैज़ बिकम डार्क ब्राउन।
Option B, brisk effervescence is taking place in the beaker. Option C, the outer surface of the beaker has become hot. Option D, the outer surface of the beaker has become cold. देखिए, जब हम NaOH को वेजिटेबल ऑयल मिलाते हैं, दोनों के बीच रिएक्शन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिससे कि आउटर सरफेस बीकर का हॉट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज बिकम हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का हमें करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है, तो इसमें हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 6 होगा। 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, जो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 6, आउटर मोस्ट शेल में यानी 6 होगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, इसको ऑक्टेट बनाने के लिए चाहिए। तो ऑक्सीजन का 6 और 2 और इलेक्ट्रॉन 8 किस में होगा? ऑप्शन ए में 2, 4, 2, 6। देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि रॉन्ग है। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ये। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। वाटर का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सी है, टू साल्ट एक्स एंड वाई आर डिजॉल्व इन वाटर सेपरेटली। 2 साल्ट है जो कि एक्स और वाई एक वाटर में अलग अलग डिजॉल्व किया जाता है। व्हेन फिनाप्थलीन इज एडेड टू दीज टू सॉल्यूशन। जब फिनाप्थलीन एक इंडिकेटर है, फिनाप्थलीन इंडिकेटर, ये फिनाप्थलीन जब इन दोनों साल्ट में डाला जाता है तो क्या होता है? सॉल्यूशन यक्स टर्न पिंक। सॉल्यूशन यक्स जो होगा वो पिंक में चेंज हो जाएगा और सॉल्यूशन वाई डज नॉट शो एनी चेंज। सॉल्यूशन वाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए फिनाप्थलीन इंडिकेटर है, फिनाप्थलीन इंडिकेटर को जब हम बेस में डालते हैं तो वो पिंक में टर्न हो जाता है, और जब एसिड में डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिनाप्थलीन का कलर ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है। तो यक्स में डालने पर पिंक हो रहा है, इसका मतलब यक्स क्या है? यक्स एक बेस है। यक्स क्या होना चाहिए? एक बेस होना चाहिए। और फिनाप्थलीन को जब एसिड में डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो वाई सॉल्यूशन है उसमें डज नॉट शो एनी चेंज, कोई चेंज नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब वाई एसिड है। अब हम इस ऑप्शन में देखेंगे यक्स बेस होना चाहिए और वाई एसिड होना चाहिए, लेकिन यक्स और वाई दोनों में सब साल्ट दिया हुआ है। तब हम ये देखेंगे कि ये जो साल्ट है यह किस, इसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस क्या है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है यक्स में Na2CO3। Na2CO3 का मतलब है NaOH, बेस NaOH होगा। CO3 का मतलब H2CO3, यह कार्बोनिक एसिड H2CO3 से मिलकर बना होगा, और NaOH बेस से मिलकर ये साल्ट बना हुआ है Na2CO3। यहाँ पर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और CO3 यानी H2CO3 वीक एसिड है। तो एसिड यहाँ पर इसका, इस साल्ट का जो प्रॉपर्टी होगा, जो स्ट्रांग होगा, NaOH स्ट्रांग है, H2CO3 वीक है, इसका मतलब NaOH की प्रॉपर्टी ये शो करेगा ये साल्ट, यानी ये बेस होगा। ठीक है, Na2CO3 बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। बेस में डालने पर पिंक हो जा रहा है, यानी ये यक्स बेस होना चाहिए, तो ये बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ए। और दूसरा वाई ऑप्शन में एसिड होना चाहिए। देखते हैं इसमें एसिड है कि नहीं है। तो NH4Cl ये भी साल्ट, लेकिन ये NH4Cl NH4OH बेस से मिलकर बना है। ये NH4OH बेस और Cl मतलब HCl एसिड, और HCl यहाँ पर स्ट्रांग एसिड है। ए साल्ट जो है एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वाई एसिड है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ए में जो साल्ट है वो स्ट्रांग बेस NaOH से मिलकर बना है, इसलिए ये यक्स प्रॉपर्टी
NaOH शो करेगा, ठीक है। NaOH यानी टर्न पिंक, पिंक में टर्न हो जाएगा। और जो दूसरी साल्ट है वाई, वह स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है HCl से, और वीक बेस यानी H4OH से मिलकर बना है। तो HCl यानी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी इसमें फिनाइल्फ्थ्रीन डालने पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, अनचेंज होता है, इसका मतलब कर्डलिंग। फर्स्ट ऑप्शन है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क से जब कर्ड बनता है तो उसका इनिशियल मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, यानी यह केमिकल रिएक्शन है ये। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का भी फर्मेंटेशन होता है तो ग्रेप्स भी चेंज हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाइजेशन है, डाइजेशन भी अनचेंज रहता है, डाइजेशन भी इनिशियल मॉलिक्यूल जो है कि चेंज हो जाता है। जो अनचेंज रहेगा यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जो क्रिस्टल बनता है तो भले ही वह शेप उसका चेंज हो जाता है, लेकिन जो है उसके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी वही रहती है। जैसे अगर शुगर है, शुगर के बड़े बड़े क्रिस्टल है और इसको पाउडर बना दिया जाए तो इसकी प्रॉपर्टी, अगर शुगर स्वीट आ रहा है तो इसका भी टेस्ट स्वीट होगा, तो ये अनचेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स का रोल पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो साइटोकाइनिन्स का रोल है, इसमें ऑप्शन दिया है प्रमोट सेल डिवीजन, बी दिया है वेल्टिंग ऑफ लिप्स, सी दिया है प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, और डी दिया है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर जो साइटोकाइनिन्स एक हार्मोन्स होता है, प्लांट हार्मोन, जिसे साइटोकाइनिन कहते हैं। ये साइटोकाइनिन का काम है, ये प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। तो यही होगा ऑप्शन ए, इसका सही होगा, प्रमोट सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वन इवेंट दैट डू नॉट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसमें बताना कौन सी घटना है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होती। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये तो सही है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है सोलर एनर्जी लेता है क्लोरोफिल, करेक्ट है। हमें वो बताना है जो डू नॉट ओकर, जो नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? नहीं, फोटोसिंथेसिस के दौरान तो ऑक्सीजन निकलता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलता है, हाँ ये सही है, ऑप्शन ए सही है, सी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, यस, फोटोसिंथेसिस बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? इसमें ऑप्शन बी गलत है। इसका मतलब है कि जो डू नॉट अकर, जो नहीं पाया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वही बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये गलत है। तो यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस। डायग्राम को आइडेंटिफाई करके प्रोसेस बताना है और सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो डायग्राम क्या है? डायग्राम हम लोग देखते हैं, ये डायग्राम है। देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि एक प्लांट है, ये वाटर ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पर लिप्स है और इस लिप्स से वाटर इवेपोरेट हो रहा है। इसका मतलब है जब लिप्स से वाटर इवेपोरेट होता है तो उसको कहते हैं
ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन होता है तो संक्शन प्रेशर ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर संक्शन प्रेशर लगता है जो वाटर को ऑटोमेटिक ऊपर ले जाता है संक्शन प्रेशर की वजह से। कब? जब यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है लिप्स से, यानी ट्रांसपिरेशन जब होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन वाला ऑप्शन अगर दिया होगा तो सही होगा। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन, ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए संक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट, जो वाटर प्लांट के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यही ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। यहाँ पर इन एन एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट a pure tall plant TT means pure tall plant is crossed with a pure short plant TT। tall plant अगर कैपिटल T है तो short plant स्मॉल t होगा। The ratio of the pure tall plant and pure short plant in the F2 generation, F2 जनरेशन में पूछ रहा है क्या होगा F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में अगर हम टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच क्रॉस कराएं तो इसमें सेकेंड जनरेशन में तो 3:1 होता है, लेकिन उसमें प्योर नहीं होता है। तो प्योर केवल अगर हम देखें F2 जनरेशन में मिनरल्स के अनुसार तो टी कैपिटल टी बनता है, कैपिटल और स्मॉल टी बनता है, फिर कैपिटल और स्मॉल टी बनता है और स्मॉल टी बनता है। ये जो कैपिटल है ये प्योर टाल होता है और जो स्मॉल है वो प्योर शॉर्ट होता है। लेकिन जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये भी टाल ही कहा जाता है, लेकिन प्योर नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि प्योर कैपिटल टी और शॉर्ट प्योर टाल और प्योर शॉर्ट दोनों एक एक है, यानी इसका 1:1 होता है। तो 1:1 का मतलब है कि ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर that develop a moist slice of the bread in the rhizopus। ब्रेड पर जब मॉइस्ट ब्रेड होता है, ब्रेड जब बरसात के दिनों में ख़राब होने लगते हैं तो वाइट कलर का फंगस आ जाता है, और उस फंगस को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया, राइजोइड्स, फिलामेंट्स, हाइफी। तो उस राइजोपस के जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं हाइफी, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इन टॉर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल बल्ब इज प्लेस्ड। टॉर्च की लाइट हो या हेडलाइट हो व्हीकल का, उसमें बल्ब कहाँ लगा होता है? बिटवीन द पोल्स एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। अगला ऑप्शन है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर। डी ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। देखिए जो रिफ्लेक्टर है, जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट का जो रिफ्लेक्टर होगा एक कॉनकेव मिरर का जैसा काम करता है, और उस कॉनकेव मिरर में जब फोकस के नज़दीक बल्ब लगाया जाएगा, यानी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा, ठीक है, तो फोकस से जाने वाली जो रेज होती है रिफ्लेक्शन के बाद वह पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब फोकस से आने वाली रेज वह पैरेलल हो जाती है, यानी कि अगर हम बल्ब को यानी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टर में फोकस के नज़दीक लगाएंगे तो वह पैरेलल लाइट दिखेगी, जो कि काफ़ी दूर तक हमें प्रकाश दिखाई देगा। इसलिए ये जो बल्ब होगा ना, ये कहाँ लगा होगा? वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर के फोकस के बहुत नज़दीक लगाया जाएगा, जिससे कि जो बीम ऑफ रेज है काफ़ी दूर तक जाए और हमें दिखाई दे, टॉर्च में या फिर व्हीकल में, हेडलाइट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज. कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर, मिरर का मतलब है कि कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह 30 सेंटीमीटर है. कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि वर्चुअल इमेज बने. तो वर्चुअल इमेज बनने के लिए कन्वर्जिंग मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा जाए, इसका मतलब है कि अगर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2 अगर हम कर दें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा वर्चुअल इमेज बनने के लिए. यानी ये 30 है r, तो 30/2 करें तो 15 आएगा. यानी 15 होना चाहिए कम से कम 0 से 15 के बीच, बिटवीन 0 एंड 15, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड चेन. इसमें से कौन सा है जो कि कह रहा है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन नहीं बनाता है. इसमें कौन सा फूड चेन नहीं बनाता है? पहला है ग्रास, लायन, रैबिट, वोल्फ. तो इसमें ग्रास को खाने वाला रैबिट है, रैबिट को खाने वाला वोल्फ, वोल्फ को खाने वाला लायन. पहला तो बना रहा है. सेकंड में है प्लैंकटन है, मैन है, फिश है, ग्रॉसहॉपर है. प्लैंकटन जो कि छोटे छोटे जीव होते हैं, ये तो वाटर में पाया जाता है. प्लैंकटन को फिश खा लेगा, फिश को ग्रॉसहॉपर नहीं खाएगा. ये जो है सेकंड जो ऑप्शन है प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रॉसहॉपर, ये एक्वेटिक फूड चेन है. एक्वेटिक फूड चेन में जो है ग्रॉसहॉपर वाटर में नहीं होता है, फिश होता है, ठीक है. तो प्लैंकटन को फिश खाएगा, फिश को मैन खाएगा, लेकिन ग्रॉसहॉपर का कोई रोल नहीं है इसमें. ये गलत है सेकंड. थर्ड है वोल्फ है, ग्रास है, स्नेक है, टाइगर है. यहाँ पर देखिए वोल्फ तो कार्निवोरस है, स्नेक भी कार्निवोरस है, टाइगर भी कार्निवोरस है. जब ये स्नेक, टाइगर, वोल्फ कार्निवोरस तो ग्रास को कौन खाएगा? इसका मतलब है कि ये भी फूड चेन नहीं है. सेकेंड और थर्ड फूड चेन नहीं बना रहा है. फोर्थ में फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रासहॉपर. ग्रास को ग्रासहॉपर खाता है, ग्रासहॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल. ठीक है. तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है कि वो फूड चेन नहीं बना रहा है. दूसरा और तीसरा ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ABCD में से दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी सही है. दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी में है, ठीक है. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिप्लीशन ऑफ ओजोन. डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन क्यों, ओजोन का जो डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, किस कारण? चार ऑप्शन दिया हुआ है, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पेस्टिसाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की वजह से ओजोन लेयर हमारा डिप्लीट हो रहा है. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से 20 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दिया हुआ है 17 से 20 तक में. ए अजर्सन, आर रीजन, और इसमें चार ऑप्शन देगा. उस अजर्सन रीजन को पढ़ करके हमें बताना है कि ऑप्शन ए तब करेक्ट करना है जब बोथ ए आर ए तब सही होगा जब ए आर आर ट्रू, जब दोनों अजर्सन और रीजन, ए और आर अजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट होगा, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा ए, तब हम ऑप्शन ए करेंगे. बी ऑप्शन तब करेंगे जब
ए और आर दोनों ट्रू होगा, यानी अजर्शन और रीजन दोनों ट्रू होगा, लेकिन आर जो रीजन होगा वह ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, तब हम बी ऑप्शन करेंगे। सी पर तब टिक करेंगे जब ए ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स होगा। डी तब टिक करेंगे जब ए फॉल्स होगा लेकिन आर ट्रू होगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है अजर्शन ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। यह एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा कह सकते हैं, NaHCO3 जिसका फार्मूला है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और रीजन कह रहा है कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। यह नॉन कोरोसिव साल्ट है। तो देखिए ये अभी अजर्शन ए में कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के रूप में यूज होता है। जब हमारे स्टमक में एसिड बनता है तो सॉरी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम NaHCO3 लेते हैं तो ठीक हो जाता है, क्योंकि यह माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। एसिड होती है तो बेस लेते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका मतलब है कि आर ऑप्शन जो है कि सही है। इसका ए जो है वो तो ट्रू है ही, और आर भी इसका एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो इनर वॉल होता है वह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पढ़ते हैं। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच आर रिच इन ब्लड। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सभी लोग जानते हैं, जिसे बिलाई कहते हैं। उस बिलाई में रिच ब्लड होता है। और रीजन क्या कह रहा है, दीज विलाई हैव लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। यह विलाई लार्ज सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इसमें कह रहा है दीज विलाई हैव लार्ज सरफेस एरिया। जब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे विलाई कहते हैं, तो दूसरा रीजन में कह रहा है कि विलाई लार्ज सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जो ब्लड को लार्ज सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो ब्लड का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। यानी ये आर इस ए का एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब इसमें भी ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों सही है, ए और आर ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये है अजर्शन ए unfreely suspended current carrying solenoid, it comes to rest in the geographical north and south direction। ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट हो जाता है। सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड का मतलब है कि जब हम करंट कॉइल में करंट पास कराते हैं तो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, बार मैग्नेट की तरह। तो अजर्शन ए तो सही है। अब हम रीजन देखते हैं। रीजन आर कर रहा है वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड वी हैव ए नॉर्थ पोल एंड अदर एंड एज ए साउथ पोल जस्ट लाइक ए मैग्नेट। ये भी करेक्ट है कि जो अजर्शन ए है, ए आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब इसमें भी हम ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन ए देखिए, ए ऑप्शन तब वो करेक्ट होता है जब दोनों करेक्ट होता है, ए और आर दोनों ट्रू होता है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसमें दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑन फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट
फ्रीली सस्पेंडिंग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में करंट पास हो रहा है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हैंग हो रहा है। तो रीजन भी वही कह रहा है कि अगर सोलेनॉइड एक बिहेव लाइक ए मैग्नेट विच स्टैंड इन नॉर्थ साउथ, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, assertion A, food chain is responsible for entry of harmful chemical in our body। कह रहा है फूड चेन जो होता है वह हमारे बॉडी में हार्मफुल केमिकल जाने से वो रोकता है। और ये तो ठीक है, ये तो ट्रू है कि जो फूड चेन होता है हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को रोकता है। और क्योंकि जैसे कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, फिश की बॉडी से मैन के बॉडी में एंट्री कर जाता है। तो एडजस्टन ऐसा ही है। रीजन आर कह रहा है कि लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली। तो लेंथ और कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन भी ग्रेटली होता है, वेरी डिफर होता है, ये भी सही है। लेकिन ये आर आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसमें हम ऑप्शन बी सही करेंगे। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।